हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टीचिंग हब में स्वागत है। चलिए आज हम क्लास कर रहे थे जिस हिसाब से आईएनएम का कर रहे हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो इसका राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इसके जो राजकुमार शुक्ल थे 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पर गए और उन्होंने गांधी जी से यह अनुग्रह किया कि आप बिहार में आइए, वहाँ चंपारण में वहाँ किसानों की क्या दयनीय स्थिति है, 3 कठिया प्रथा जो नील की खेती थी उसको लेके आप देखिए उनकी क्या स्थिति है, उसमें का निवारण कीजिए, क्योंकि वहाँ के किसान बहुत ही परेशान थे नील की कृषि को लेके। ठीक है, एक हैं ब्रज किशोर प्रसाद, ये जो है क्रांतिकारी रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाएं जो किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, कौन कौन से थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्य यात्रियों ने भी गांधी जी का सहयोग दिया। चूँकि गांधी जी ने आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। यद्यपि 1908 में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे। यह राशि बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नीलों की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील व्यापार में अब उन्हें अधिकांश मुनाफा नहीं होगा। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। देख रहे हो क्या हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टीचिंग हब में स्वागत है। चलिए आज हम जैसे कि अब देख रहे हैं कि क्लासेस हम कर रहे हैं आईएनएम का बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लास कर रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सारे क्वेश्चंस इसी से फंस जाएं। चलिए करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। क्वेश्चन है,
गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाके महात्मा गांधी से कहा था कि आप चंपारण आइए। उन्हें आमंत्रित किया था कि महात्मा गांधी से कि आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति जो है उसको देखिए और उसके पश्चात आप निवारण कीजिए, कुछ हल निकालिए। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या कैसे था, नील विद्रोह क्यों हुआ था और क्या उसमें कमियां थीं, किसानों के ऊपर कैसे बर्डन थे, वो सब देखते हैं। चंपारण आंदोलन पहले देखते हैं 1917। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर समाप्त कर दिए जाएं जो किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरें कम की जाएं और जो वसूली अवैध रूप से की जा चुकी हैं उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी ने इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीयन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग के थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर आदि। देखिए आप इसको याद करिएगा क्योंकि बार बार ये पूछ लिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद। और लोग भी थे, मुख्यतः यही लोग थे जिनका नाम पूछा जाता है। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्यातरों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसलिए इन्हें चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। मेन कारण यही था। और एक कारण था कि वो निर्धारित मूल्य पे जो निर्धारित करते थे कि मात्रा कि इसी मूल्य पर बेचना है, उसे किसानों को हानि होता था। यद्यपि 1908 ईस्वी में तिनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे। समझ गए? दो मेन कारण है कि खेत की जो उर्वरता थी वो ख़त्म हो जाती थी और जो बागान मालिक थे वो खुद को बेचने के लिए कहते थे कि हमें बेचिए और एक सीमित मूल्य रखते थे, बहुत ही कम मूल्य रखते थे, बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। देख रहे हो क्या है? मतलब जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नीले रंग का एक कृत्रिम मतलब खुद से नीले रंग का कुछ उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से नील की मांग घट रही थी। तो इसके वजह से जो बागान मालिक थे वो मुनाफा कमाने के लिए किसानों पर ही लाद रहे थे सब। ठीक है, इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। सोचो, नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया।
महात्मा गांधी से वो जाके खुद कहे थे कि आप चंपारण में आइए। हमने आपको पहले ही बता दिया 1916 लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने जाके ये बात कही थी। आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। जब महात्मा गांधी मोतिहारी चंपारण का जिला कार्यालय पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशक्ति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। देखिए आगे, इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, परंतु उन्होंने जो किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। इसके साथ साथ गांधी जी को भी इस प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार में किसानों की समस्याओं को, विशेषकर चंपारण के किसानों के समस्याओं को समझा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को क्या कहता है आगे, उससे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी बनेंगे वो, ताकि हम कर सकें। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, ठीक है। 3 सितंबर 1939 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में था। उस समय भारत ने प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वायसराय के इस निर्णय पर आपत्ति जताई, जो भारतीयों से विमर्श किए बिना लिया गया था। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने वायसराय की घोषणा के मद्देनज़र अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा देने का आह्वान किया। उसी वर्ष 2 दिसंबर को लीग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों से 22 दिसंबर को कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में मुसलमान शुक्रवार 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं और राहत के प्रतीक के रूप में धन्यवाद दें कि कांग्रेस शासन में आखिरकार काम करना बंद कर दिया। कह रहे हैं मनाए और राहत के प्रतीक के रूप में धन्यवाद दें कि कांग्रेस शासन ने आखिरकार काम करना बंद कर दिया है। भारत में लीग द्वारा निर्णय अनुसार यह दिन मनाया गया। कुछ अन्य दल भी इस जश्न में शामिल हुए। वे अखिल भारतीय दलित संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी थे। जो शामिल हुए थे अन्य दल, वे कौन थे? दलित वर्ग थे, अखिल भारतीय दलित वर्ग, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो थे वो लोग शामिल हुए थे। जिन्ना के साथ इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में डॉक्टर BR अम्बेडकर और जस्टिस पार्टी के EV रामासामी नायर पेरियार शामिल थे। कुछ पारसियों और एंग्लो इंडियनों ने भी भाग लिया था।